सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे हिंदी के विविध रूप जो है, इसमें मातृभाषा के रूप में हिंदी किस तरह है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। अगला जो रूप है वह है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, यानी जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर देते हैं, दूसरों के साथ हम संबंध स्थापित कर देते हैं, उसको यानी संपर्क भाषा का स्थान दिया जाता है। भाषा जो अन्य लोगों से संपर्क के काम आए, हिंदी धीरे धीरे भारत की संपर्क भाषा मानी जाती है। यानी जैसे हम देखते हैं हिंदी का समय जो हम देखते हैं तो 1850 के बाद ये हिंदी की निर्मित मानते हैं। ज्यादा उनकी आयु नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के साथ ये हिंदी जो है सारे हिंदुस्तान में संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती रहती है। एक ही भाषा परिपूरक और संपर्क दोनों भी हो सकती है। संपर्क भाषा का आशय है जनभाषा, यानी जो लोग भाषा बोलते हैं, एक दूसरों के साथ विचार विनिमय करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यानी आजकल वर्तमान में हम देखते हैं तो क्या है, वाणिज्य की भाषा यानी हिंदी बन चुकी है। आज इस कोरोना की महामारी के समय हम देखते हैं तो सारा डिजिटलाइजेशन चल रहा है। कोई चीज खरीदनी है तो हमें दुकान में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम उसे ऑर्डर दे देते हैं तो तुरंत या 1-2 दिन में वही चीजें हमारे घर आ जाती है। दुकान जाकर हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। आज इस कोरोना महामारी में जैसे ग्रोसरी जो है वह भी हमारे घर में, खाने की चीजें भी हमारे घर में आजकल आती जा रही है, हम ऑर्डर दे देते हैं तो यानी यह दुकानदार है, कोई मॉल हो, जो कोई हो, हमारे घर में सारा सामान जो है भेज देते हैं। तो ऐसे जो है तो यह संपर्क भाषा वाणिज्य भाषा के रूप में ज्यादा रूप से उभर रही है। संपर्क भाषा का आशय है जनभाषा। जनभाषा यानी लोगों की भाषा, जो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, एक दूसरों के साथ बातें करते रहते हैं। जिस भाषा के माध्यम से किसी भूप्रदेश में रहने वाले लोग सहजता से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, जो किसी क्षेत्र, राष्ट्र अथवा वर्ग में परस्पर वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में कार्यरत रहते हो। संपर्क भाषा शासक तथा राज्याश्रय से अपेक्षित रहने पर भी जनमानस में बराबर अपनी जड़ें मजबूत करती है। जनमानस से संपर्क भाषा यानी जनमानस की भाषा ऐसा कहा जाता है। उसकी पहचान राष्ट्र के सभी लोगों में होती रहती है। राष्ट्र या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने पर जनता केवल उसी जनभाषा में संपर्क स्थापित करती रहती है। आजकल हम देखते हैं हिंदुस्तान में इतने राज्य है, हर एक राज्य की अपनी एक राजभाषा है और उस राजभाषा में उस राज्य का कार्यभार चलता है। लेकिन एक राज्य से हम दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो अपनी मातृभाषा या अपनी राजभाषा से दूसरे राज्य के लोगों के साथ हम संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई न कोई दूसरी संपर्क भाषा के रूप में होनी ही चाहिए। तो ये जनभाषा जो है वो जनभाषा यानी लोगों की भाषा मानी जाती है। भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं स्वीकृत है, यानी भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषा जो है वो संपर्क भाषा के रूप में यानी स्वीकृत है। 1961 की जनगणना के अनुसार 1200 भाषाएं बोली जाती है। 1961 में, उसी समय जब हिंदी को राष्ट्रभाषा कहनी चाहिए या नहीं है, उसी समय ये जनगणना हुई थी भाषा के स्तर पर। तो उसमें यानी जैसे वे कहते हैं कि 1200 भाषाएं बोली जाती है। ऐसी अवस्था में यहाँ के लोगों को परस्पर व्यवहार करने के लिए संपर्क भाषा की जरूरत होती है। यानी जैसे कहा जाता है 7 कोस पर वाणी बदले 8 कोस पर
पानी बदले, यानी पानी और वाणी यह क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसी कारण यानी यह 1200 भाषाएं बोली जाती है, तो वो 1200 भाषाएं अलग अलग होती है, लेकिन वह उसे एक धागे में पिरोने के लिए एक कोई संपर्क भाषा होनी चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में प्राचीन काल में मध्य देश की संपर्क भाषा के रूप में शीर्षस्थ रही है, यानी मध्य देश की भाषा ये जो है वह शीर्षस्थ यानी प्रथम स्थान पर रह चुकी है। मध्य देश में हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। उसकी अनेक बोलियां है, किंतु उसमें परस्पर बोधगम्यता जरूर है। मध्य देश की अनेक बोलियां है, फिर भी यानी एक बोली वाला दूसरी बोली की भाषा समझ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जैसे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह मध्य देश की भाषा जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन काल में शंकराचार्य ने अपनी मलयालम भाषा छोड़कर संस्कृत भाषा को अपनाया था। आचार्य शंकराचार्य जो है उनकी मातृभाषा थी वो मलयालम थी, लेकिन उन्होंने साहित्य लेखन के लिए अपनी मातृभाषा मलयालम को छोड़कर उन्होंने संस्कृत को अपनाया। बौद्ध काल में भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश के लिए जनभाषा को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया। जैसे यानी गौतम बुद्ध की भाषा जो कोई लोग कहते हैं पाली मानते हैं, पाली भाषा में उन्होंने जो ग्रंथ उनका साहित्य लिखा वो पाली भाषा में लिखा, लेकिन पाली भाषा यानी कौन सी है, तो सामान्य जनता की भाषा, जनभाषा उसे कहा जाता है, जो उसी समय मध्य देश की पाली भाषा थी। संस्कृत, पाली, शौरसेनी, प्राकृत नागर, अपभ्रंश और कालांतर में पश्चिमी हिंदी राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। महात्मा गांधी ने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर हिंदी को पूरे देश की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा बनाने को प्रोत्साहन दिया। महात्मा गांधी की जो मातृभाषा थी वह गुजराती थी, फिर भी उन्होंने देश हित के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान या संपर्क भाषा के रूप का स्थान देने का प्रयत्न कर दिया है। अगर वे चाहते तो यानी गुजराती भाषा को भी वे यानी राष्ट्रभाषा का स्थान दे देते या संपर्क भाषा का स्थान दे देते, लेकिन उन्होंने यानी पूरे हिंदुस्तान के जनता की वाणी को सुना, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने आंखों के सामने रखा और उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में या संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थान देने का प्रयत्न कर दिया। वे कहते थे कि यानी जनमानस के मन में हमें स्थान प्राप्त करना है तो वह न संस्कृत से स्थान प्राप्त कर सकते हैं, न गुजराती से या कोई स्थानिक भाषा है उससे। तो इसी कारण वे जब वह भाषण देने के लिए सम्मेलनों में जाते थे, उसी समय उनका एक आग्रह था कि हम जनमानस की भाषा को अपनाए। सभी नेता लोगों को वे आदेश देते थे कि यानी हिंदी में ही वे व्याख्यान दिए, या स्वतंत्रता संग्राम में जो जुलूस निकाले जाते थे उसमें वे कहते थे हिंदी को अपनाओ, सामान्य जनता की भाषा है, सामान्य लोग उसे समझ लेते हैं। इसी कारण वो जनमानस की भाषा जो है उसे अपनाने के आग्रही थे। महात्मा गांधी ने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर हिंदी को पूरे देश की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा बनाने को प्रोत्साहन दिया। बंगाल के उच्च कोटि के साहित्यकार बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी भी हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मानते थे। यानी बंगाल के उच्च कोटि के साहित्यकार जो है बाबू बंकिम चंद्र जी जो है उन्होंने भी हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में माना था। जैसे हिंदी के छायावादी कवि जो है निराला, वे भी बंगाल के थे, बंगाल के महिषादल के थे और उनकी पत्नी के प्रोत्साहन से उन्होंने हिंदी सीखी
और हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य निर्माण कर दिया है। उनकी मातृभाषा बंगाली थी, फिर भी उन्होंने पत्नी के सहयोग से उन्होंने हिंदी सीखा और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार बन गए हैं। तुलसीदास जैसी उन्होंने लंबी कविता लिखी और फिर राम की शक्ति पूजा जैसे काव्य लिखा, तो वो हिंदी में ही लिखा और वह हिंदी सरल सुबोध है उनकी। तो ऐसे जो है यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में यानी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हिंदी भाषा के विकास काल का सूक्ष्मता के अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल में जनभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। यानी ब्रिटिश काल तक, यानी ये जैसे हम प्राचीन काल देखते हैं, कोई यानी प्राचीन काल में जैसे संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी और सामान्य जनता, राय दरबार की भाषा, साहित्य की भाषा संस्कृत थी, लेकिन सामान्य जनता संस्कृत भाषा में वार्तालाप नहीं करती थी, उनकी जनभाषा अलग ही थी। तो प्राचीन काल में, मध्य काल में और ब्रिटिश काल में जनभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समस्त भारत में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे बोलने वाले या समझने वाले आसानी से मिलते हैं। पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक एक ऐसी भाषा है कि हिंदी को बहुत सारे लोग समझते हैं। दक्षिण के लोग इसका विरोध कर देते हैं, हम तो मंजूर कर देते हैं। उनकी प्रकृति अलग है, कई कारणों से उन्होंने हिंदी को विरोध कर दिया है। लेकिन जब जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये चार दिशाएं हैं, उसमें दक्षिण में एक से विरोध होता है, लेकिन तीन प्रदेश जो है, तीन दिशाएं जो है, उसे हिंदी को संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाते हुए दिखते हैं। इसलिए हिंदी को ही संपर्क भाषा की मान्यता प्राप्त होती है। 7वीं सदी में सिद्धों, नाथों, संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी को ही अपनाया। स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्र व्यवहार अथवा बोलचाल के लिए एक ही भाषा अपेक्षित है, वह है हिंदी। हिंदी भाषा ही उपयुक्त और उचित संपर्क भाषा बन सकती है। वह प्रथम हमारे प्रधानमंत्री है, उन्हें तो हिंदी नहीं आती थी, बोलते होंगे शायद, उनकी पढ़ाई तो अंग्रेजी में हो गई, ब्रिटेन में हो गई, इंग्लैंड में, विदेश में उन्होंने पढ़ाई कर दी। परिवार में उनके हिंदी बोलते थे, लेकिन परिवार उनका यानी जैसे हम देखते हैं हिंदी बहुल प्रदेश है, लेकिन ऐसे होते हुए उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हो गई, उन्हें हिंदी लिखने नहीं आती थी, पढ़ने भी ज्यादा नहीं आती थी। इसी कारण जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उसी समय हरिवंश राय बच्चन जी उनके व्यक्तिगत लेखक थे। उन्हें संसद में जो कुछ प्रस्तुत करना है, कुछ बोलना है, लिखित रूप में देना है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी में रात में लिखते थे और सुबह उसका अनुवाद करने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी के पास वो कागज चले जाते थे और संसद में वे पेश करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें हिंदी नहीं आती है, तो उन्होंने उसका पर्याय ढूंढ लिया और वे स्वयं उसे मानते थे कि यानी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें यानी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही अपनाना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि 7वीं सदी में सिद्ध, नाथ, संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी को ही अपनाया। जैसे कबीर की भाषा हम सदुकड़ी मानते हैं, तुलसीदास की अवधी है, सूरदास की ब्रज है, लेकिन ये अवधी ब्रज जो है वह हिंदी की बोलियां है, हिंदी प्रदेश की भाषा है, वो हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। तो उसे भी 5 विभागों में विभाजित कर दिया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उत्तरी हिंदी और मध्य देश की हिंदी।
ऐसा विभाजन कर दिया है। और उसमें यानी पूर्वी यानी राजस्थानी हो, मेवाती, मालवाती, कुमाऊं, गढ़वाली, बिहारी, असमिया, उड़िया, ये भाषा ये जो है वह यानी हर एक प्रदेश का अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर देती है, अपनी अंचलिकता उसमें हमें दिखाई देती है। तो ऐसे जो हिंदी की 18 बोलियां है तो वो बोलते समय अलग अलग है, लेकिन असमिया बोलने वाला व्यक्ति हिंदी समझता नहीं है और हिंदी समझने वाला व्यक्ति असमिया समझता नहीं है। वो बोल नहीं सकेगा लेकिन वह उसका अर्थ तो समझ जाता है। तो ऐसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को यानी महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है। तो छात्रों, आज हम यही ठहरेंगे। अगला बचा हुआ जो हिस्सा है वह अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। धन्यवाद।